हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला सेट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ अटैम्प्ट करिए और अपने आप को इवेलुएट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में अक्सर ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप एग्ज़ाम से जाने से पहले इनको एक बार अटैम्प्ट करके जाइए। यदि आपके क्वेश्चंस 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है इसमें पूरे, यदि आपके 40 के आसपास आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और मान लीजिए आपके 25 से 30 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं तो आपको एक बार फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा टेस्ट लगाइए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आपको और टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। और आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ पर मेरे सारे के सारे PDFs बिल्कुल अवेलेबल हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो समय मत गवाइए, आइए मेरे साथ आइए। पहला ही प्रश्न है, प्राक औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है स्वदेश प्रेम, ऑप्शन बी है भाषा की निकटता, या फिर ऑप्शन सी स्वदेश की सांस्कृतिक अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक सक्रियता। आपने ये बताना है कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता का महत्व क्या था, अर्थ क्या था उस समय। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, अटैम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो आपको इसका औपनिवेशिक का मतलब पता होना चाहिए। जब भारत में उपनिवेश हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी, मुगल शासन के बाद राष्ट्रीयता का मतलब क्या बन जाता था उनके दिमाग में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती थी उस समय वो होती थी स्वदेश प्रेम की। सांस्कृतिक अवरोधों के विघटन में किसका सर्वाधिक योगदान था? ऑप्शन ए है वाणिज्यीकरण, ऑप्शन बी है मुगल साम्राज्य का सूजन, ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रा, या फिर ऑप्शन डी संचार प्रणाली। देखिए, जब सांस्कृतिक अवरोधों का विघटन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा योगदान होता है वाणिज्यीकरण का। ठीक है, जब वाणिज्यीकरण ज़्यादा होता है तो सांस्कृतिक जितने भी संसाधन होते हैं उनमें विघटन होता ही होता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का परिणाम क्या हुआ था? ऑप्शन ए है ईसाईकरण, ऑप्शन बी है कुशल सरकार, ऑप्शन सी है नव नैतिक परंपरा, या फिर ऑप्शन डी स्वदेश प्रेम की भावनाओं का सुदृढ़ीकरण। आपने ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ शासन लग गया था उस समय उसका मैक्सिमम प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा था, आपने ये बताना है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने अपने रूल्स को लागू किया है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय भी हुआ, कुछ अच्छे काम भी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अन्याय का जब काम होता है ना, तब क्या होता है कि देश में एक लहर उमड़ जाती है लोगों की उसी के अगेंस्ट। तो वही काम हुआ था उस समय भी कि लोगों में देश प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा जागृत हो गई थी कि उन्होंने ये ठान लिया था कि भारत से इनको निकाल कर ही रखना है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। 1857 का विद्रोह क्या था? आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है अभिजात वर्ग का विद्रोह, ऑप्शन बी है आम लोगों का विद्रोह, या फिर ऑप्शन सी प्रतिक्रियावादी लहर थी, या फिर ऑप्शन डी प्रारंभिक विरोध की पराकाष्ठा। देखिए, जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, आम लोगों ने। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है शिक्षा की वृद्धि, ऑप्शन बी है रेलवे और टेलीग्राफ का विकास, ऑप्शन सी है आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव, या फिर ऑप्शन डी है औपनिवेशिक संस्थाओं का विकास। देखिए, जब भी कहीं कोई प्रशासन कोई महत्वपूर्ण काम करता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा परिणाम होता है वहाँ की राजनीति का, क्योंकि लोगों में जो जागृति आती है, जो चेतना आती है, उसके कारण उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूर इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसके कारण ही उनके ऊपर एवेल्यूएशन शुरू होती है। जो भी प्रशासन काम करता है, प्रशासन को लोग एवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं, उसी को तो राजनीति कहते हैं। यहाँ पर आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव हुआ था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये आपको एग्ज़ाम में केवल पैराग्राफ के रूप में मिलते हैं। अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें यही है कि एग्ज़ाम में 2 प्रकार के पैराग्राफ्स आते हैं। एक तो पैराग्राफ डायरेक्ट आता है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा एक पैराग्राफ केवल आपको लिंक मात्र दे देते हैं, आपने अपने विवेक से, अपनी समझ से उसको अटैम्प्ट करना होता है। तो एग्ज़ाम में जाएँ तो ये दोनों पैराग्राफ को ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि इन पैराग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
आसान भी होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखा है स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं पैराग्राफ से। ये क्वेश्चंस आपके तभी सही होंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। आप एक बहुत ही अच्छे टीचर बनने वाले हो, आने वाले समय में एक समाज को लीड करने वाले हो, तो इसके लिए आप उसी पर्सपेक्टिव से सोचें। जब भी आप किताब लेकर के बैठें, पढ़ने लगें, तो कॉन्सेप्ट को इतनी ध्यान से पढ़ें, इतनी क्लियरली पढ़ें, ताकि आप उसको, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसी कॉन्सेप्ट को किसी को यदि समझाना पड़े तो आप आराम से समझा सको। तो उसके लिए आप क्या करो कि अपने घर में अपना माहौल ऐसा बनाओ, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार में जो अपने आपसे छोटे हैं उनको आप पास में बिठाओ, अपना कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो और उसको ना चाहते हुए भी उसको समझाओ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरा पाषाण युग से संबंधित है? ए है चापर चॉपिंग औजार, गंडासा गंडासी औजार। बी ऑप्शन है जामातीय औजार, सी टंकन औजार, या फिर डी परमार्जित औजार। आपको यह बताना है कि पुरा पाषाण काल से इनमें से कौन संबंधित है। देखिए, जो पुरा पाषाणी काल औजार थे वो थे ऑप्शन ए चापर चॉपिंग औजार, गंडासा गंडासी औजार। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ये तीनों हैं पुरा पाषाणी काल से संबंधित नहीं हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है? ऑप्शन ए है संग्रहण, ऑप्शन बी है अखेट, ऑप्शन सी है खाद्य पदार्थ का उत्पादन, ऑप्शन डी है पशुपालन। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए और अंडरस्टैंड करिए और आंसर अपना लॉक करिए। देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल को संबंधित है वो है केवल अखेट। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि मध्य पाषाण काल के दौरान लोगों ने संग्रहण करना, खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना या फिर पशुपालन करना उस समय ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने शुरू किया था। वहाँ पर वो केवल शिकार करते थे और अखेट करके, शिकार करके अपना गुजारा करते थे। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नव प्रस्तर युग से संबंधित है? यहाँ पर हमने बताना है कि नव पाषाणी काल से इनमें से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है खानाबदोशी, बी ऑप्शन है क्षेत्रांतरण, सी ऑप्शन है स्थायी जीवन, या फिर डी नगरीकरण। आपने ये बताना है। जल्दी से क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करिए, फिर से देखिए, ध्यान से करिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब नवपाषाण काल की बात आती है तो वहाँ पर लोगों का स्थायी जीवन था। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है चौनांतरा, ऑप्शन बी है लंगनाज, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, या फिर डी ऑप्शन है आहाड़। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो है ऑप्शन केवल सी मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, बाकी जो है ये नवपाषाणिक काल से संबंधित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ये कहता है कि पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत ही धीमी हो गई थी। ठीक है, उसका कारण क्या है कि प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी हो गई थी। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पाषाण काल में मानव का जो विकास की गति है वो बहुत धीमी थी। कारण यह हो सकता है कि प्राथमिक तौर पर मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। यदि ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यदि सच में दिल से स्टडी करना चाहते हैं, दिल से ही एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा भी हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी करो, नहीं अच्छी लगी है तब भी करो, आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए कहता है कि भारत में प्रथम शहरीकरण का 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पतन हो गया था। ठीक है, आपने ये बताना है कि इसका क्या कारण इसको जस्टिफाई भी करता है। यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियों में परिवर्तनों की वजह से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है 3री शताब्दी की, BC की। ठीक है, आपने ये बताना है कि भारत में सबसे पहला जो शहरीकरण हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, ये जो 3री शताब्दी में इसका अंत नहीं हुआ था, उस समय ये शुरू हुआ था। आपने यदि पढ़ा होगा, ये पतन नहीं हुआ था, वहाँ से स्टार्ट होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, केवल कारण सही है। ठीक है, आर सही है और ए गलत है। आर सही है, ए गलत है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न भी वैसा ही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए कहता है कि द्वितीय शहरीकरण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान गंगा के मैदानों में हुआ था। ठीक है, मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया ना, पहला जब हुआ था वो 3rd BC में हुआ था और दूसरा जब शहरीकरण होता है वो दूसरे BC के उत्तरार्ध में होता है। राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये कथन तो सही है। कारण क्या कहता है, यह अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ थी उनसे प्रभावित हुआ था। ये भी कारण बिल्कुल सही है। यहाँ से मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT को आप मिस मत करिए, उसको भी ज़रूर एक बार रिवाइज करिए। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न कहूँगा मैं इसको। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है जनपद, दूसरा ऑप्शन है महाजनपद, तीसरा जन, चौथा है साम्राज्य। आपने वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा सा सोचना है और सही कूट में जाकर इसका आंसर अटैम्प्ट करना है और नोट करना है। राइट, सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे छोटा होता है जन। ठीक है, उसके बाद उसका जनपद बढ़ जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर महाजनपद हो जाता है, उसके बाद उसका साम्राज्य बन जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे 3, 1, 2 और 4। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमने। ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन 2 है इलाहाबाद का अभिलेख, या फिर 3rd ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख, चौथा ऑप्शन है आपका पत्थरी स्तंभ अभिलेख। देखिए, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कब बना था, ये बना था आपको पता होगा 260 BC के आसपास। जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जहाँ से 3 राजा ऐसे हैं जिनका समयकाल के बारे में पता चलता है। एक तो चलता है अशोक का, ठीक है, और दूसरे वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 150 AD के आसपास का जो समयकाल था वहाँ पर मेंशन कर रखा है उन्होंने, वो चलता है रुद्रादामन का। 455 AD से लेकर के 467 AD तक का समयकाल वहाँ पर मेंशन कर रखा है उन्होंने स्कंदगुप्त का। ठीक है, यह भी आपने ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शंस में जाते हैं हम, 260 BC और इलाहाबाद अभिलेख। यहाँ पर बात करते हैं इलाहाबाद अभिलेख की, ये 200 AD के आसपास बनाया गया था। इसको किसने बनाया था, समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त का एक कवि था हरिशेन, उसके द्वारा इसको लिखाया गया था। और ऐहोल अभिलेख, इसकी रचना किसने की थी, ये कर्नाटका में पड़ता है, इसकी रचना की थी पुलकेशन द्वितीय ने। तो यहाँ पर यदि हम इन तीनों को ही देख लें, पहले आएगा जूनागढ़ अभिलेख, फिर आएगा इलाहाबाद अभिलेख, फिर आएगा ऐहोल अभिलेख। ये तीनों किसमें हैं, सबसे पहले यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगा रखे हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन 2 है सामवेद, ऑप्शन 3 है महाभारत, या फिर चौथा ऑप्शन है अष्टअध्यायी। सबसे पहले आएगा सामवेद, ठीक है, और उसके बाद महाभारत लिखा गया था, उसके बाद रामायण, उसके बाद आता है लास्ट में अष्टअध्यायी। इसको हम कूट में देखते हैं। सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1 और 4। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित को कारण क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। हमने ये बताना है सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन। ठीक है, ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है मैक्थनीज, ऑप्शन 3 है ह्योनसांग, या फिर ऑप्शन 4 है एल्ब्रूनी। देखिए, सबसे पहले जो आते हैं वह आते हैं पहले मैक्थनीज, ठीक है, उसके बाद आता है फाहियान, फाहियान के बाद आते हैं ह्योनसांग और लास्ट में आते हैं एल्ब्रूनी। तो कूट में जाकर के हम यदि देखेंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए 2, 1, 3 और 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 को हमने मिलाना है। देखिए, जुड़वां टीला प्रणाली, विद्युत, कर्म का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, इनको सूची 2 में मिलाना है हमने। ऋग्वेद, हड़प्पा सभ्यता, अर्थशास्त्र या फिर ब्राह्मणवाद। जल्दी से मिलाइए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या है इसका सही आंसर। देखिए, जो जुड़वां टीला प्रणाली होती है वो संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। विद्युत ऋग्वेद की एक टर्म्स है, और कर्म का सिद्धांत जो है वो ब्राह्मणवाद से संबंधित है, और सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है ऑप्शन ए धम्मविजय, बी ऑप्शन कन्योपायदान, ऑप्शन सी है कविराज, या फिर डी सार्थवाह, और सूची 2 में है समुद्रगुप्त,
कारवां व्यापारी या फिर हर्षवर्धन। चौथा ऑप्शन है अशोक। धम्म विजय थी अशोक के द्वारा संबंधित। और ऑप्शन 2 है कन्योपायदान, ये है समुद्रगुप्त की एक उपाधि। और कविराज, कविराज क्या होता है, कविराज की उपाधि किसको दे रखी थी? ऑप्शन 3 है हर्षवर्धन की। और सातवां कहा जाता है कारवां व्यापारियों का। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है हमने। जल्दी से आप इसको खुद ही मिलाकर देखिए। वर्ण आश्रम किसके साथ संबंधित है? वर्ण आश्रम है वैदिक धर्म से संबंधित। और तीर्थंकर किनके साथ संबंधित है? तीर्थंकर आपको पता होगा, जैनिज्म के जितने भी आचार्य हैं उनको तीर्थंकर्स कहते हैं। और शिववाद का संबंध होता है ब्राह्मणवाद से। और वज्रयान एक बौद्ध धर्म की शाखा है। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चहलगानी निम्न में से किस शासनकाल के दौरान प्रमुख था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जो चहलगानी तुर्क चहलगानी की प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि बाबर ने गाजी का खिताब कब अपनाया था? ऑप्शन ए है 1525, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1528। देखिए जो बाबर ने युद्ध लड़ा था ना, खानवाह का युद्ध, वह युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी को। उस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्न में से सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है। हमने ये बताना है कि ऐसे कौन से संत हैं जिनका क्रम ऋषि सिलसिला से संबंधित है? कश्मीर के थे, अजमेर के, हैदराबाद के या फिर आगरा के? आपने ये बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, देखिए। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कश्मीर से संबंधित थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ीनात उल औलिया एक बुक है, उसके लेखक कौन है? आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है मियाँ मीर, ऑप्शन बी है मुल्ला शाह बख्शी या फिर ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद या फिर ऑप्शन डी दारा शिको। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। सफ़ीनात उल औलिया बुक लिखी गई थी दारा शिको के द्वारा। आपने याद रखना है, जितने भी राइटर्स हैं उनके ऊपर जितनी भी बुक्स हैं आज तक जितनी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, आप उनको एक नोटबुक पर लिखिए, रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए। ऐसे क्वेश्चन तभी आप हल कर पाएंगे, अदरवाइज़ गलत हो जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें हमने सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर में जितने भी राइटर्स के ऊपर बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ही वीडियो में हमने बनाए हैं। आप उनको जरूर देखिएगा। उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये बताना है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर करना कि आपका सही हुआ था या फिर गलत हुआ था। दिल्ली सल्तनत के 2 इतिहासकारों का नाम बताइए जिनकी कृति का शीर्षक तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। देखिए 2 ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने एक ही टाइटल पर बुक लिखी थी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। आपको बताना है सही आंसर क्या है। जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, शम्स सिराज अफ़ीफ़ और मिनाज सिराज, या फिर हसन निज़ामी और अमीर खुसरो, या फिर था जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफ़ीफ़। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, फिर से अटैम्प्ट करिए। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक 2 राइटर्स ने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफ़ीफ़ के द्वारा। फिर से कथन और कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बगैर आप कथन और कारण के क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। जात इंगित करता था कि मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं, कथन ये कहता है। कारण कहता है कि सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता था। ठीक है, जात कभी भी इंगित नहीं करता था मनसबदार के पास कितने सैनिक हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। और कारण क्या कहता है कि सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता था, ये कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इस प्रश्न को अटैम्प्ट करिए, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण और शाहजहां द्वारा कंधार के एक के बाद एक 3 घेराबंदी के परिणाम खून बहाने, 30 से 40 हज़ार लोगों की मृत्यु और 35 मिलियन रुपए के व्यय का अलावा वहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, कारण क्या कहता है कि इसका मुग़ल संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि शाहजहां के द्वारा कंधार पर जब आक्रमण किया गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बहाया उसने,
30 से 40 हज़ार लोगों की हत्या हो गई थी और 35 मिलियन रुपए का बहुत बड़ा लॉस भी झेलना पड़ा था शाहजहां को। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि इसका मुगल संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये कैसे हो सकता है? आप ही समझिए कि ये बिल्कुल कथन गलत है। यहाँ पर लिखा होता है ना बहुत प्रभाव पड़ा, तो दोनों सही होते, कारण इसका गलत हो जाता है। कारण गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है। ये होगा ऑप्शन ए में ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली और अनाज एकत्रीकरण में मुख्य प्रवर्तनों से जुड़ा हुआ था। उसने कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय भी किए। ठीक है, कारण क्या कहता है कि अपनी फ़ौज का विस्तार करने और उन्हें कम वेतन पर रखने के उद्देश्य से। देखिए, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली और अनाज एकत्रीकरण के मुख्य प्रवर्तनों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसने कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय भी किए थे। कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि अपनी फ़ौज का विस्तार करने के लिए उन्हें कम वेतन पर रखने का उद्देश्य से किया था, ये भी कथन सही है, क्योंकि ये काम ही इसीलिए किया था ताकि वो मैक्सिमम अपनी फ़ौज बना सके और उसको कम से कम वेतन देना पड़े। दोनों कथन सही हैं, दोनों सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है। संगम, सुलभ, तुल्लभ, आयुर्वेदु। देखिए, सबसे पहले जो हम इसको थोड़ा सा बता दूं कि आपने यदि ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो जितने भी साउथ इंडिया के वंशज हुए हैं, राजवंश हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक बुक पर लिखिए। इनमें से एक आध क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको स्किप मत करना, ये क्वेश्चन आसान है, कर भी सकते हैं यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो। सबसे पहले आता है संगम काल, उसके बाद सुलभ, तुल्लभ और आयुर्वेदु। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। फिर से क्वेश्चन को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, शमस, सिराज, अफीफ, अब्बास खान सारवानी, हसन निज़ामी या फिर मिनाज सिराज, इनमें से सबसे पहले कौन आया, उसके बाद दूसरा कौन आया, उसके बाद तीसरा हमने ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हसन निज़ामी, उनके बाद के काल में आते हैं मिनाज सिराज, फिर आते हैं शमस, सिराज, अफीफ, उसके बाद आते हैं अब्बास खान सारवानी। अब्बास खान सारवानी सबसे बाद में आते हैं। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी, हसन निज़ामी, मिनाज सिराज, शमस सिराज, अफीफ, अब्बास खान सारवानी। निम्नलिखित को सही कालक्रम में हमने रखना है। फिर से क्वेश्चन कालक्रम पर आया है। ऑप्शन ए है घाघरा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन से सन में, कौन से ईयर्स में ये हुए थे। वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से सोचिए और अटैम्प्ट करिए। घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 को। ठीक है, उसके बाद कलिंजर का युद्ध होता है, कलिंजर का युद्ध 1531 को। उसके बाद होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये होता है 1556 ईस्वी को। ठीक है, और कलिंजर के युद्ध में जो शेरशाह सूरी था उसकी मृत्यु हो जाती है जब किले की दीवार तोड़ने लगते हैं। और तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर इसको हम यदि सीधा मिलाएंगे, सबसे पहले आना चाहिए घाघरा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आता है कलिंजर का युद्ध, उसके बाद आता है पानीपत का युद्ध, उसके बाद आता है तालीकोटा का युद्ध। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और नीचे दिए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में हमें जो राइटर्स दे रखे हैं वो कहाँ से संबंधित है, हमने ये देखना है। ठीक है, आपने इसको मिलाना है, जल्दी से मिलाइए। निकोल द कॉन्टी थे इटली के रहने वाले। ठीक है, और एथेनियास थे रूस के। और अब्दुल रज़ाक आपको पता होगा आसान था, ईरान के रहने वाले थे। और डोमिंगो प्यास ये थे पुर्तगाली यात्री। तो हमने यदि इनको क्रोनोलॉजिकल में इसमें मिलाना है तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। फिर से क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए कूट संकेतों में सही उत्तर का हमने चयन करना है। सूची 1 में राइटर्स हैं, उसके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। और ऑप्शन ए है मोताबिद खान। मोताबिद खान ने क्या लिखा था? मोताबिद खान के द्वारा लिखी गई थी इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी। ठीक है, और लाहौरी ने लिखी थी बादशाहनामा। और बदियूनी की रचना है ऑप्शन बी मुंतखब उत तवारीख। और ऑप्शन डी है खफ़ी खान के द्वारा लिखी गई थी मुंतखब उल लुबाब। यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। स्थापत्य कला से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 या 2 क्वेश्चन स्थापत्य कला से आते ही आते हैं और आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सही आंसर हम देखते हैं कौन सा बनता है। सूची 1 में जो
चीज़ें बनवाई गई थी और किन के द्वारा इनको बनाया गया था हमने मिलाना है। हमने ये बताना है कि कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनाया था। ठीक है, ये बनाया था ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इलाही दरवाज़ा, ठीक है, इलाही दरवाज़ा किसने बनवाया था, ये भी आप जल्दी से देखिए। इलाही दरवाज़े की रचना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अटाला मस्जिद बनाई थी इब्राहिम शाह शर्की के याद में बनी हुई है। और रोहतासगढ़ किला ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। यहाँ पर हम मिलाते हैं ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 1793 का जो कॉर्नवालिस का नियम था उसने किस चीज़ को पृथक कर दिया था, हमें यह बताना है। ठीक है, सिविल सर्विस को न्यायिक प्रशासन से बना दिया था। ऑप्शन बी है राजस्व एकत्रीकरण को सिविल न्याय प्रशासन से, या फिर ऑप्शन सी बंगाल को केंद्रीय प्रशासन से, या फिर सिविल को मिलिट्री प्रशासन से। देखिए 1793 का जो कॉर्नवालिस नियम था उसने सिविल को न्यायिक प्रशासन से जोड़ दिया था। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उलगुलान किसका आंदोलन था। ऑप्शन है अगारिया, ऑप्शन बी है जुआंग, ऑप्शन सी है हौस, या फिर ऑप्शन डी मुंडा। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी मुंडा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने भू लगान को स्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था। हमने जब भी नहीं आए इसको अंडरलाइन जरूर करिए, गलती होने की संभावना यहाँ होती है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर डो, ऑप्शन बी हेनरी पुलतलो, और ऑप्शन सी है फिलिप्स फ्रांसिस, या फिर ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग्स। देखिए जो व्यक्तिगत भू लगान का स्थायी रूप से निश्चित करने का जो पक्ष था वो नहीं लिया था फिलिप्स फ्रांसिस ने। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। हमने ये बताना है कि इसका सही कूट क्या है। ठीक है, कथन क्या कहता है कि रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थों के रूप में ग्राम संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, और कारण क्या कहता है कि ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से ही बदला था और नई व्यवस्था द्वारा ज़्यादा सुदृढ़ हो गया था। देखिए जो कथन एक है ये रैयतवाड़ी प्रणाली के से संबंधित है। ये कथन एक सही है क्योंकि रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थों के रूप में ग्राम संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, वो तब भी वहाँ मौजूद थे और ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से ही बदला था और नई व्यवस्था के द्वारा कुछ सुदृढ़ हो गया था। ये कथन गलत है। एक ए सही है, आर गलत है, तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज्य था जिसका भिन्न नेताओं ने भिन्न ढंग से निर्वाचन किया। देखिए ये बात तो सही है, उनका तो लक्ष्य स्वराज्य ही था और बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से उसका विरोध भी किया था। और कारण क्या है कि भिन्न भाषा संबंधी अंचलों के नेताओं ने इसे भिन्न रूप से समझा। यह गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ए सत्य है और आर असत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से करिए। कथन कहता है कि मौर्य मिंटो सुधार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया था। देखिए जो मौर्य मिंटो सुधार है उसको आप ध्यान से पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने सुधार कहाँ किया था, ना तो उनको संतुष्ट कर पाए थे। कारण क्या कहते हैं कि मौर्य मिंटो सुधारों ने उनकी स्वयं चिंताओं को संबोधित किया था। कैसे किया था, उनकी तो वो सार भी नहीं लेते थे उस समय। दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन गलत हैं। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी। ए और आर दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम में हमने रखना है। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, पूना सार्वजनिक सभा, आत्मीय सभा। देखिए सबसे पहले जो बनी थी आत्मीय सभा। ठीक है, उसके बाद बनती है ब्रह्म समाज। ठीक है, नंबर 2 पर आएगी ब्रह्म समाज। और उसके बाद आती है प्रार्थना समाज नंबर 3 पर। और उसके बाद आता है आर्य समाज, ठीक है, नंबर 4 पर। और लास्ट में आती है पूना सार्वजनिक सभा। इस प्रकार इसको हम कालक्रम में रखेंगे तो बनेगा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये है ऑप्शन बी में। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित को कालक्रम में रखें। इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऑप्शन डी सी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर डी ऑप्शन है चौथा पुलिस एक्ट। हमने इनको देखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे बाद में कौन सा बना। सबसे पहले एक तो बता दूं कि इंडियन पेनल कोड बना था 1861 के आसपास। ठीक है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सबसे पहले आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर केवल 2 में है, ए में और डी में।
तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये तो हमें कन्फर्म है। उसके बाद आता है पुलिस एक्ट। ठीक है, पुलिस एक्ट आता है इंडियन पिनल कोड के पश्चात, वह है इस ऑप्शन में ऑप्शन डी में। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई एक उसका क्लू पता है तो आप इजीली उसके कोड में जाकर के उसको आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढ सकते हैं। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन डी। फिर से हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। ऑप्शन ए है 17 प्रति सरकार, ऑप्शन 2 है मोपलाह, ऑप्शन 3 है ताम्रलिप्त जातीय सरकार, ऑप्शन 4 है हूल। हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। सबसे पहले आएंगे हूल नंबर 1 पर, फिर आएंगे मोपलाह नंबर 2 पर, और उसके बाद आते हैं ताम्रलिप्त जातीय सरकार, और लास्ट में आएगा 17 प्रति सरकार। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे, सबसे पहले 4 3 4 2 3 और 1, राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए। सूची 1 में और सूची 2 को हमने मिलाना है। सूची 1 में बुक्स हैं और सूची 2 में जिन्होंने उनको लिखा था उनकी बुक्स हैं, ये हमने मिलाना है। दी एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किसकी रचना है? जल्दी से सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। द एमरजेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, यह लिखी थी अनिल सील के द्वारा। ठीक है, और नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, यह बुक लिखी थी राज नारायण चंद्रवाकर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है 4 के साथ मिलेगा। द नेशनल एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, यह बुक किसने लिखी थी? यह लिखी थी पार्थर चैटर्जी ने। और नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया, यह बुक लिखी है जी एलियोसिस ने। यहाँ पर यदि हम कूट में जाएं तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। राइट ऑप्शन यहाँ पर देखना है क्या बनता है। बंगाली किसकी रचना है? यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम की रचना किसने की थी? अरविंदो घोष ने। और अमृत बाजार पत्रिका ये किसने लिखी थी? ये मोतीलाल घोष की है। और बंगवासी बैंगम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। सूची 1 में टर्म्स दे रखी हैं, उनको सूची 2 के साथ मिलाना है, किससे संबंधित है। ठीक है, हमने जल्दी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी आंसर करिएगा। वीडियो को पॉज करिए, देखिए कौन सा आंसर बन सकता है। देखिए, अंजुमन होता है संगठन। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ मिलेगा। और कुलीन होता है बहुविवाह। और कन्नाक्रम होता है उत्तराधिकार। और मिताक्षरा काश्तकार। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसको मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा था कि मैं राजा का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करता रहूं? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेंसफील्ड, ऑप्शन बी है जॉन लॉयड, या फिर सी ऑप्शन है विंसेंट चर्चिल, डी ऑप्शन है बेंजामिन डिजरेली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये स्टेटमेंट दी थी विंसेंट चर्चिल ने। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रथम साम्राज्यवादी समूह कहाँ बना था? हमने ये बताना है। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है फ्रांस में। ठीक है, जो साम्राज्यवादी विचारधारा दी थी वो दी थी लेनिन ने। ठीक है, जो लेनिन थे वो रूस से संबंधित थे। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। साम्राज्यवाद की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है? आपने ये बताना है कि साम्राज्यवाद एक्चुअल में क्या होता है। कि हमने साम्राज्यवाद के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन उसकी एक्चुअल क्या उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है वो बताना है हमें। श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी है संचार तंत्र, या फिर डी ऑप्शन है या फिर ऑप्शन डी है सांस्कृतिक सर्वोच्चता। देखिए, जो साम्राज्यवाद का मेन पर्पस होता है उपनिवेश करना। जब भी कोई बड़ा कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि दूसरे कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा काम वो उपनिवेश के लिए ही करता है। वहाँ के रिसोर्सेज को लेना, वहाँ की लोगों का यूज़ करना, सब कुछ उसमें निर्भर होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी उपनिवेशवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवलोकन प्रक्रिया में शोध को होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जब हम किसी चीज़ का शोध करते हैं
तो क्या अवलोकन प्रक्रिया में शोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम उसको एवेल्युएट करते हैं किसी चीज़ को तो शोध तो होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए ये बताना है हमने। ऑप्शन ए है सतत एवं दीर्घ स्थायी होना चाहिए। ऑप्शन बी है यदा कदा और सामान्य होना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रस्ताव को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब हम अवलोकन करते हैं किसी चीज़ का तो शोध का उसमें सतत और दीर्घ स्थायी होना चाहिए, तभी तो अच्छे परिणाम आएंगे। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करना। व्यवहार को तर्क संगति के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया था? ऑप्शन ए है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन बी है विंसेंट जे तारासियो ने। या फिर ऑप्शन सी वार्नर हॉशवाइल्ड। या फिर ऑप्शन डी स्टॉक वार्नर। आपने ये बताना है कि व्यवहार और तर्क संगति का रूप किसने परिभाषित करने के लिए सावधान किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी वॉन हॉशवाइल्ड ने। उसने कहा था कि जब भी आप व्यवहार के ऊपर या फिर तर्क संगति के ऊपर आप विचार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। दोस्तों, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने पूरे मेरे साथ अटैम्प्ट किए होंगे। जितने आपके सही हुए हैं सच में बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे लिखना कि आपको नेक्स्ट सेट चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले सेट और भी डिफ़िकल्ट होंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपनी मेहनत को अंजाम तक लेकर जाइए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।